अब की बार सीटेट बार वाली सीरीज में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट 2026 के गणित की संपूर्ण पेडागोजी यानी कि शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्नों को एक एक करके सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, चाहे वो पेपर 1 में पूछे जाते हो या फिर पेपर 2 में पूछे जाते हैं। ये वही सवाल है जिसमें अक्सर बच्चे फेल हो जाते हैं, गलत कर देते हैं क्वेश्चन। आगामी परीक्षा आपकी 6 सितंबर 2026 को है। ऐसे में ये क्लास, ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस क्लास में हम मैथ्स से संबंधित, चाहे वो पेपर 1 के लिए हो या पेपर नंबर 2 के लिए हो, सभी प्रकार के टीएलएम, सभी प्रकार के स्पेशलिस्ट जैसे कि आपका ब्लूम हो गया, वेन हीले हो गया और जितने भी अदर्स, सभी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए संपूर्ण शिक्षा शास्त्र की इस क्लास को शुरू करते हैं और एक एक करके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बच्चों के मन में डाउट उत्पन्न करता है, जो कि सीटेट में नंबर गिराने का काम करता है, इसकी शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। टोटल हम लोग 50 क्वेश्चन इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं और सारे क्वेश्चन टू द पॉइंट से अच्छे से हम लोग एक एक करके कॉन्सेप्ट वाइज इसको समझेंगे। तो चलिए बिना डिले किए शुरुआत करते हैं अपने इस क्लास को प्रश्न संख्या 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है अपने स्क्रीन पे, गणित की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ मैथमेटिक्स मुख्य रूप से कैसी होती है। ऑप्शंस देख लेते हैं। सजावटी यानी कि डेकोरेटिव, ऑप्शन नंबर बी कहता है तार्किक यानी कि लॉजिकल, ऑप्शन नंबर सी कहता है कठिन यानी कि आपका डिफिकल्ट और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका सामान्य यानी कि कॉमन। तो गणित की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, हम सभी जानते हैं। इसमें हमको सोचना पड़ता है, लॉजिक लगाना पड़ता है, यानी कि इसकी जो प्रकृति होती है, इसका जो नेचर होता है मैथमेटिक्स का, वो तार्किक होता है, लॉजिकल होता है। ऑप्शन नंबर बी होता है और यही इस सवाल का सही उत्तर है। तो अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। इसी तरीके से आप पीवाई क्यू उल्टा लो, आपको इसी प्रकार से प्रश्न देखने को मिलेंगे। सवाल नंबर 2 देखेंगे। एनसीएफ 2005 के 5 से सवाल पूछा गया, तो एनसीएफ 2005 से भी बहुत सारे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर यानी कि प्राइमरी लेवल पर गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। कहा गया है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, इसके हिसाब से आपका प्राइमरी लेवल पे गणित क्यों पढ़ाया जाता है, क्या ऑब्जेक्टिव है। ऑप्शंस देख लेते हैं। उच्च कक्षाओं के लिए तैयारी करवाना यानी कि हाई क्लास के लिए बच्चों को प्रिपेयर करना। ऑप्शन नंबर बी कहता है गणित में सूत्र याद करवाना। ऑप्शन नंबर सी कहता है बच्चे की सोच प्रक्रिया का गणितीयकरण करना, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है केवल गणना कौशल का विकास करना। तो देखिए प्राइमरी लेवल पर जब हम लोग बच्चों को मैथ्स पढ़ाते हैं तो इसका सीधा सा तात्पर्य ये निकलता है कि उनके थिंकिंग का हम लोग क्या करते हैं, गणितीयकरण करते हैं, उनको उस तरीके से सोचना, समझना और लॉजिक लगाना सिखाते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, यह कथन किसका है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा गया है कि जो गणित है यानी कि जो मैथ्स है वो सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, यानी कि विदाउट मैथ्स साइंस इज नथिंग। ये स्टेटमेंट है। बहुत अच्छा प्रश्न है। इसी तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये कथन किसने कहा है, तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है रोजर बेकन, ऑप्शन नंबर बी कहता है हैमिल्टन, ऑप्शन नंबर सी कहता है प्लेटो और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका ब्रटेट रसील। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया हुआ है, तो आप सभी को याद रखना है, याद कर लीजिए इस कथन को। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए। ये स्टेटमेंट आपका किसने दिया है, तो आप कहोगे रोजर बेकन ने दिया है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, यानी कि जब हम लोग प्राइमरी लेवल पर मैथ्स पढ़ाते हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है। ऑप्शंस देख लेते हैं। व्याख्यान विधि यानी कि लेक्चर मेथड, ऑप्शन नंबर बी कहता है खेल विधि यानी कि प्ले वे मेथड, ऑप्शन नंबर सी कहता है निगमन विधि यानी कि डिडक्टिव मेथड, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका सूत्र विधि यानी कि फॉर्मूला मेथड। आपको फॉर्मूला एक बच्चों को दे दो। तो जब हम लोग प्राइमरी लेवल पे कोई भी चीज पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, मैथ्स ही क्यों ना हो या कोई दूसरा ही सब्जेक्ट क्यों ना हो, तो सबसे बेस्ट मेथड होता है बच्चों को खेल खेल में सिखाना, यानी कि प्ले वे मेथड इज द बेस्ट मेथड टू टीच मैथ्स एट प्राइमरी लेवल, यानी कि खेल विधि जो है ये इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। तो आप प्रश्नों का स्तर देखो और पीवाई क्यों उल्टाओ, और आगामी परीक्षा क्योंकि इसका लेवल थोड़ा हाई हो गया है तो इस हिसाब से आपके लिए क्वेश्चन तैयार किए गए हैं, ताकि सारे क्वेश्चन आपको जो है वो आ जाए। कॉन्सेप्ट भी हम लोग साथ के साथ जो डिस्कस करने वाला होगा उसको भी हम लोग जैसे चित्र के माध्यम से या जैसे आपको समझ में आए उस हिसाब से हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि कोई भी प्रश्न
पेडागोजी मैथ से संबंधित, चाहे वो पेपर 1 के लिए हो या पेपर 2 के लिए हो, छूट ना जाए। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर भिन्न यानी कि जो आपका फ्रैक्शन है, इसकी संकल्पना पढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? यानी कि कहा गया है कि प्राइमरी लेवल पर फ्रैक्शन पढ़ाने का बेस्ट मेथड कौन सा है? ऑप्शंस देख लेते हैं। श्याम पट पर सूत्र लिखना है, यानी कि ब्लैक बोर्ड पे आप फॉर्मूला लिख दोगे। ऑप्शन नंबर बी कहता है सीधे अभ्यास प्रश्न देना, यानी कि बच्चों को क्वेश्चन करा देना। ऑप्शन नंबर सी कहता है वास्तविक जीवन की वस्तुएं, जैसे कि सेब हो गया, कागज हो गया, कोई फल हो गया, इन सब चीजों का उपयोग करना। या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है कि केवल चित्र दिखाना। तो देखिए, प्राइमरी लेवल पर अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि प्ले वे मेथड, उनको रियल लाइफ से कनेक्ट करना, रियल एग्जाम्पल्स देना, जो बच्चे जानते हो, पहचानते हो, समझते हो, ये बेस्ट मेथड है कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाने का। तो फ्रैक्शन पढ़ाने का भी बेस्ट मेथड क्या होना चाहिए? तो आप कहोगे जो वास्तविक जीवन की वस्तुएं होती हैं, जैसे कि आपका एप्पल हो गया, सेब हो गया, कागज हो गया, इन सारी चीजों का उपयोग करना आपका बेस्ट मेथड है प्राइमरी लेवल पर, जब आप गणित पढ़ाते हो बच्चों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर हम देखते हैं 6। कहा गया है कि गणित की अपनी एक अलग भाषा है और इसमें शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है, ये हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है गणितीय पद, यानी कि टर्म्स। ऑप्शन नंबर बी कहता है गणितीय संकेत, यानी कि सिंबल्स। ऑप्शन नंबर सी कहता है गणितीय सूत्र, यानी कि फॉर्मूलाज। और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका वर्णमाला के केवल स्वर, यानी कि वॉवल्स। तो हम सभी जानते हैं गणित यानी कि मैथमेटिक्स की अपनी एक अलग भाषा है, जिसमें टर्म्स भी आते हैं, आपके सिंबल्स भी आते हैं, यानी कि प्लस माइनस वगैरह भी आता है, फॉर्मूला भी हम लोग याद करते हैं। तो क्या नहीं पढ़ते हैं? तो आप कहोगे वॉवल्स। ये वॉवल्स हम लोग किस में पढ़ते हैं? तो आप कहोगे इंग्लिश में पढ़ते हैं वॉवल्स। तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर है। इसको टिक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस सवाल का सही उत्तर है, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा गया है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, समझना है, तब आपने जो है वो उत्तर तक पहुंचना है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। छात्र गणितीय गणना में गति कैसे प्राप्त कर सकते हैं? यानी कि जब वो लोग मैथ्स पढ़ेंगे तो उसमें स्पीड कैसे बढ़ाएंगे, कैसे सवालों को जो है वो जल्दी 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 करके दिखाएंगे। तो ऑप्शन देख लेते हैं। केवल चर्चा द्वारा, यानी कि चर्चा करेंगे। ऑप्शन नंबर बी कहता है रटने द्वारा, चीजों को रट लो। ऑप्शन नंबर सी कहता है अभ्यास द्वारा, यानी कि बाय प्रैक्टिस। और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका शिक्षक को सुनकर, यानी कि टीचर को सुनकर। तो देखिए, किसी भी चीज में स्पीड मेंटेन करने का केवल और केवल एक ही जरिया है, वो आपका है अभ्यास। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास को जड़मत होत सुजान, रसड़ी आवत जात पर सिल पर परत निशान। यानी कि भाई बार बार प्रयास करने से तो पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं। तो हम तो विद्यार्थी हैं, हमारा तो सिलेक्शन ऐसे ही बार बार पढ़ेंगे तो जरूर सिलेक्शन लेके रहेंगे। और यही आप सभी के लिए शुभकामना है कि आगामी परीक्षा सीटेट 2026 में बेस्ट मार्क्स स्कोर करने करें और आगे के लिए आप जो है बहुत आगे बढ़े। बाकी सवाल नंबर 7 देखेंगे। तो हम लोग स्पीड कैसे मेंटेन करते हैं? तो अभ्यास के द्वारा, यानी कि प्रैक्टिस से। जितने क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, और इसीलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट्स भी लगाते हैं, ताकि आपकी स्पीड मेंटेन हो सके एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने का। प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। उपचारात्मक शिक्षण यानी कि रेमेडियल टीचिंग की आवश्यकता किसको होती है? तो हम लोग उपचार कब करते हैं? ऑब्वियसली उपचार हम तब करेंगे जब हम बीमार होंगे, तभी तो हम लोग उपचार करेंगे। तो ऑप्शंस देख लेते हैं कि ये किसके लिए किया जाता है। केवल पिछड़े बच्चों के लिए, यानी कि जो बहुत ज्यादा पढ़ाई में कमजोर हैं। ऑप्शन बी कहता है केवल मंद बुद्धि बच्चों के लिए। ऑप्शन नंबर सी कहता है सीखने में कठिनाई महसूस करने वाले सभी बच्चों के लिए। या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका केवल प्रतिभाशाली बच्चों के लिए। तो देखिए, जो रेमेडियल टीचिंग होता है वो सभी बच्चे जिनको कुछ भी सीखने में दिक्कत होता है, हम उन सभी के लिए जो है वो रेमेडियल टीचिंग यानी कि उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 9 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। गणित शिक्षण में त्रुटियों के विश्लेषण, यानी कि जो आपका एरर एनालिसिस होता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। छात्रों को दंडित करना। ऑप्शन नंबर बी कहता है छात्रों की सोच और समझ की प्रक्रिया को जानना। ऑप्शन नंबर सी कहता है उनको कम नंबर देना। और ऑप्शन नंबर डी कहता है इसमें कक्षा में उन्हें शर्मिंदा करना। तो जब हम लोग त्रुटियों को एक्सप्लेन करते हैं, यानी कि जब हम लोग गलतियों को
गलतियों के बारे में चर्चा करते हैं तो उससे क्या होता है कि छात्रों की सोच और समझ की प्रक्रिया को हम लोग जान पाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर है। तो आधे प्रश्न तो आप लोग पढ़ लोगे अगर अच्छे से, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हो, समझ लेते हो और उसको इम्प्लीमेंट करके देखते हो कि अगर आप टीचर होते तो क्या करते। तो आधे आंसर तो ऐसे ही हो जाने हैं, बाकी रह गए कुछ आधे प्रश्न, तो उसके लिए हम तो आपको करा ही रहे हैं प्रैक्टिस सेट। एक बार अगर आप कंप्लीटली इस वीडियो को देख लोगे तो गणित पेपर 1 और पेपर 2 पेडागोजी का यही अंत हो जाएगा। सवाल नंबर 10 देखेंगे, आगमन विधि यानी कि इंडक्टिव मेथड। ये जो आपका इंडक्टिव मेथड है इसका सिद्धांत किस और अग्रसर होता है, यानी कि इंडक्टिव मेथड में क्या होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है नियम से उदाहरण की ओर, यानी कि पहले रूल बताएंगे फिर एग्जाम्पल देंगे। ऑप्शन नंबर बी कहता है उदाहरण से नियम की ओर, यानी कि पहले एग्जाम्पल्स दे देंगे, बोलेंगे, उसके बाद हम लोग उसका नियम बताएंगे। ऑप्शन नंबर सी कहता है सामान्य से विशिष्ट की ओर, और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका अमूर्त से मूर्त की ओर। तो ये जो आपका इंडक्टिव मेथड है, आगमन विधि है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो पहले हम लोग एग्जाम्पल देते हैं। क्या देते हैं, पहले हम लोग एग्जाम्पल देते हैं फिर हम लोग रूल बताते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर है। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि देखो बेटा ये किताब है, ये ब्लैक बोर्ड है, ये आपका कुत्ता है, ये बिल्ली है ना, ये पेड़ पौधे हैं, तो ये सब हमने क्या किया, एग्जाम्पल दिया। फिर हमने उनको बताया कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस एनिमल्स और थिंग, यानी कि संज्ञा वो है किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या जानवर का नाम। तो पहले हमने उनको एग्जाम्पल दिया, फिर हमने क्या किया, उनको रूल बताया। तो ये तरीका होता है आगमन विधि का, इंडक्टिव मेथड का। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न अपने सामने स्क्रीन पर, सवाल नंबर 11 अपने स्क्रीन पे। प्राथमिक कक्षाओं में डाइंस ब्लॉक, जिसको हम लोग इंग्लिश में डीन्स ब्लॉक कहते हैं, इसका उपयोग क्या पढ़ाने के लिए किया जाता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। बीज गणित, दूसरा है आपका प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी। ऑप्शन नंबर सी कहता है स्थानीय मान और जोड़ घटाव यानी कि प्लेस वैल्यू और एडिशन। और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका ज्यामिति प्रमेय यानी कि ज्योमेट्रिक थ्योरम्स। तो ये जो आपका डीन्स ब्लॉक है ये किस चीज को बढ़ाने में काम आता है, तो आप कहोगे इसका उपयोग हम लोग स्थानीय मान और जोड़ घटाव के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर है। ठीक है, तो इस डीन्स ब्लॉक से भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। इसका यूज हम लोग क्या करने के लिए करते हैं, तो आपको प्लेस वैल्यू और एडिशन यानी कि जोड़ घटाव सिखाने के लिए और स्थानीय मान बताने के लिए। सवाल नंबर 12 देखेंगे, दृष्टि बाधित छात्रों के लिए यानी कि जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स होते हैं, इनको जब हम लोगों को गणित पढ़ाना होता है तो किस चीज का उपयोग हम लोग सबसे ज्यादा करते हैं, कौन सा टीएलएम का इस्तेमाल करते हैं, हमसे ये पूछा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ग्राफ पेपर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी कहता है टेलर का गिनतारा। टेलर एक पर्सन का नाम है, उन्होंने गिनतारा का आविष्कार किया था, एबेस्कस का। ऑप्शन नंबर सी कहता है जियोजेब्रा, और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका चौक और डस्टर। तो भाई चौक अगर लिखेंगे हम लोग बोर्ड से तो वो तो जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं वो नहीं देख पाएंगे, तो उनको पढ़ाने के लिए हम लोग किस चीज का यूज करते हैं, तो आप चित्र में अच्छे से देख पा रहे होंगे ये क्या है, तो ये है आपका टेलर का जो है आपका एबेस्कस, ये है। ठीक है, तो इसको महसूस करके जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स होते हैं, जो दृष्टि बाधित होते हैं, वो जो है वो चीजों को समझते हैं, गणित को सीखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, यानी कि टेलर का गिनतारा ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 13 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। 2D आकृति, 2D जैसे कि आपका त्रिभुज हो गया, वर्ग हो गया, है ना, इन सब चीजों को पढ़ाने के लिए और उनके गुणों को समझाने के लिए सबसे बेस्ट उपकरण यानी कि सबसे बेस्ट टीएलएम आपका टीचिंग लर्निंग मेथड क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है जियो बोर्ड, ऑप्शन नंबर बी कहता है एबिस्कस, ऑप्शन नंबर सी कहता है आपका डीन्स ब्लॉक, और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका कैलकुलेटर। तो देखिए कैलकुलेटर का तो हमको इस्तेमाल गलती से भी नहीं करना चाहिए, फिर हम आदी हो जाएंगे उसके। ठीक है, डीन्स ब्लॉक अभी जस्ट पढ़ा कि हम लोग किस चीज के लिए करते हैं, तो हमको यहाँ पे उनको क्या सिखाना है, 2D आकृति, जैसे आपका त्रिभुज हो गया, वर्ग हो गया, आयत हो गया। ठीक है, आयत इस तरीके से, तो ये सब चीजें पढ़ाने के लिए हम लोग बच्चों को किस चीज से सिखाते हैं, तो आपको जियो बोर्ड से। अभी मैं आपको जियो बोर्ड दिखाऊंगी कि ये कैसा होता है। तो इस तरीके के प्रश्न आपका शिक्षा शास्त्र पेडागोजी में बनते हैं, तो ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। ठीक है, अगला देखेंगे इसको हम लोग चित्र में, तो आप देख पाओगे ये आपका क्या है, तो आपको ये हमारा जियो बोर्ड है। इसकी हेल्प से हम लोग क्या समझते हैं, तो 2D आकृति को समझते हैं। इस तरीके से आपका डॉट बना रहता है, आप लोग इसको मिलाओगे। ठीक है, ये आपका वर्ग बन गया,
ये अगर तीनों को मिला देते हैं तो आपका आयत बन गया, इस तरीके से आपका त्रिभुज बन गया। तो इस तरीके से आप जो है वो 2D आकृति को आपका जियो बोर्ड की हेल्प से समझ पाओगे। तो ऑप्शन नंबर आपका प्रश्न संख्या 13 का आंसर नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। सारे सवाल इंपॉर्टेंट हैं, सभी PYQ को एनालिसिस करके करंट एग्जाम का जो कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है, उसको समझते हुए और परीक्षा के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ये पेडागॉजी शिक्षा शास्त्र की क्लास आपके लिए तैयार की गई है। एक क्लास में समस्त शिक्षा शास्त्र पेपर 1 या फिर पेपर 2 गणित के लिए जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, सभी प्रकार के क्वेश्चन लिए हैं, ताकि आपको क्वेश्चन कहीं से पूछे आप गलती ना करो। सवाल नंबर 14 कहा गया है कि दशमलव संख्याओं की तुलना, जैसे कि आपका 0.3 हो गया या फिर 0.30 हो गया, इन चीजों को सिखाने के लिए सबसे अच्छा TLM क्या है। देखिए, बार बार आप TLM सुन रहे हैं, तो TLM क्या होता है कि मतलब इसको हम लोग जो है वो, जैसे आपका चार्ट पेपर हो गया, जैसा आपका कोई आकृति हो गई, जैसे आपका ग्लोब हो गया, मैथ्स पढ़ाने के लिए अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं, डॉट्स होते हैं, तो ये आपका TLM है, यानी कि टीचिंग लर्निंग मेथड है। बच्चे इसमें देख के, चीज़ों को समझ के, उनको फील करके, टच करके चीज़ों को बखूबी अच्छे से समझ पाते हैं। तो ये टीचिंग लर्निंग मेथड एक, आप कह सकते हो, बेस्ट टूल है बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए। बाकी कहा गया है कि दशमलव संख्याओं के लिए बेस्ट TLM क्या है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है संख्या चार्ट, ऑप्शन नंबर बी कहता है ग्राफ पेपर, जिसको हम लोग ग्रिड पेपर भी कहते हैं, ये भी पूछा जा सकता है ग्रिड पेपर। ऑप्शन नंबर सी कहता है गिनतारा, और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका धागा और मोती। तो पॉइंट जो डेसिमल होता है, दशमलव, उसको सिखाने के लिए जो आपका बेस्ट मेथड है वो क्या होगा, तो आप कहोगे ग्राफ पेपर, यानी कि ग्रिड पेपर होगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर है। इस तरीके से आप देख पाओगे, देखो यहाँ पे छोटे छोटे ब्लॉक्स दिखे हैं, जिसमें आप लोग आसानी से कितने भी पॉइंट्स को समझा पाओगे। तो दिस इज द बेस्ट मेथड टू टीच डेसिमल एट प्राइमरी लेवल। आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर हम लोग 15 को देखेंगे। सवाल कहा गया है कि खुले सिरे वाले प्रश्न, यानी कि ओपन एंडेड क्वेश्चन, किस प्रकार की सोच को बढ़ावा देते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं ओपन एंडेड वाले क्वेश्चंस को। तो एक उदाहरण देती हूँ आपके सामने कि जैसे अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाए कि अगर आप प्रधानमंत्री होते तो देश में क्या सुधार करते, ठीक है। तो इस प्रश्न का कोई बच्चा उत्तर दे सकता है कि मैं अच्छा अच्छा खाना खाता, कोई बच्चा बोल सकता है कि मैं अच्छी अच्छी जगह घूमता, कोई बोल सकता है कि मैं देश में ये सुधार करता, ये सुधार करता, ये करता, कोई बोल सकता है कि मैं महंगी महंगी गाड़ियों में घूमता। तो और भी बहुत सारे अलग अलग थॉट्स हो सकते हैं अलग अलग स्टूडेंट्स के। तो ये आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन है, यानी कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि इसका आंसर क्या होगा। दिस इज द ओपन एंडेड क्वेश्चन, यानी कि एक सवाल के कई सारे सोच आपके हो सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं कि इससे किस प्रकार के सोच को बढ़ावा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है अभिसारी सोच, अभिसारी यानी कि कन्वर्जेंट थिंकिंग। ऑप्शन नंबर बी कहता है आपका अपसारी सोच, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग। ऑप्शन नंबर सी कहता है रटने की सोच, यानी कि इससे चीजें आप रट लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी कहता है कि सीमित सोच, लिमिटेड थिंकिंग। तो भाई जब हम लोग इस तरीके का प्रश्न पूछते हैं कि अगर हम प्रधानमंत्री होते तो क्या करते, तो इससे तो हमारी लिमिटेड थिंकिंग खत्म हो जाती है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, अनलिमिटेड थिंकिंग हो जाती है, रटने की सोच खत्म हो जाती है। अब समझते हैं अभिसारी सोच और अपसारी सोच। कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट का मतलब आपका क्या होता है, तो आप कहोगे कि कन्वर्जेंट का मतलब होता है सारी चीजें जो है वो आपकी क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, यानी कि अलग अलग जगह जा रही है, ठीक है। अब सारी सोच यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब क्या है कि सारी चीजें आपकी एक जगह आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, सारी चीजें एक जगह जमा हो रही हैं, जबकि अभिसारी में क्या हो रहा है कि सारी चीजें आपकी दूर दूर जा रही हैं। तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस में कई सारे आंसर हो सकते हैं, यानी कि ये क्या है आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग है, अभिसारी सोच है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 16 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि रचनात्मक मूल्यांकन यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं। वर्ष के अंत में ग्रेड देना। ऑप्शन नंबर बी कहता है बच्चों को पास या फेल कराना। ऑप्शन नंबर सी कहता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान सुधार करना, यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान उनमें सुधार करना, चेंजेस करना। और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका
केवल परीक्षा का डर करना, डर पैदा करना। तो देखिए, डर पैदा करना कभी टीचर नहीं करता। टीचर का उद्देश्य केवल ग्रेड देना भी नहीं होता है, बच्चों को पास या फेल करना भी नहीं होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट किसको कहते हैं? तो मान लीजिए कि हमने 3 चैप्टर पढ़ लिए, फिर आपका एक टेस्ट हो गया, फिर आपका क्या हुआ, फिर 3 चैप्टर पढ़ लिए, फिर आपका टेस्ट। तो ये क्या है कि आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के द्वारा सुधार करना, जो बच्चों में कमी रह गई, जो बच्चों की गलतियां हुई, उसको सुधारना, ये हमारा रचनात्मक मूल्यांकन यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट का मेन उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है। चलिए, आपको क्वेश्चंस के लेवल अगर अच्छे लग रहे हो या कुछ सुधार करना है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में हमको सजेशन दे सकते हैं। बाकी आपको क्लास कैसी लगी ये भी आप बताने की कोशिश जरूर करें। बाकी बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। गणित में डिसकैलकुलिया का क्या मतलब होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। पढ़ने में अक्षमता, अक्षमता। ऑप्शन नंबर बी कहता है लिखने में अक्षमता। ऑप्शन नंबर सी कहता है गणितीय गणनाओं को समझने में अक्षमता। और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका बोलने में अक्षमता। तो भैया, गणित कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट नहीं है कि उनको बोलने, पढ़ने और लिखने में दिक्कत होगी। गणित में क्या होता है? कैलकुलेशन। मैथ्स इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन। तो डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया का मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे जोड़ना घटाना। जोड़ना घटाना यानी कि सवालों में दिक्कत हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 18 देखते हैं अपने स्क्रीन पे। बेन हीले, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आपका मैथ्स में जरूर पूछा जाता है, बेन हीले से संबंधित प्रश्न। तो इस सवाल को वेरी इंपॉर्टेंट आपको कंसीडर करना है और इसको बहुत अच्छे से समझना है। कहा गया है कि जो आपका वेन हीले है, इसका ज्यामितीय चिंतन मॉडल का प्रथम स्तर यानी कि लेवल 0 कौन सा है? ऑप्शन देख लेते हैं। विश्लेषण यानी कि एनालिसिस। ऑप्शन नंबर बी कहता है चाक्षुषीकरण यानी कि दिखावट, विजुअलाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी कहता है निगमन यानी कि आपका डिडक्शन। और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका इनफॉर्मल डिडक्शन यानी कि अनौपचारिक निगमन। तो पहला स्तर यानी कि लेवल 0, लेवल 0 कौन सा है ये आपसे सवाल में पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका क्या होने वाला है? तो आप कहेंगे सबसे पहले बच्चे चीजों को देखते हैं, यही लेवल 0 है। विजुअलाइज करते हैं चीजों को, अपनी आंखों से देखते हैं, उनको दिखावट के लेवल पे उनको हम लोग जो है वो जज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये हम लोग इसको लेवल 0 कहते हैं और ये जो है हमारा पहला जो है वो स्तर है। देख लेते हैं बेन हीले को अच्छे से। तो देखिए, टोटल इसके हमारे जो है वो सारे लेवल्स दिए गए हैं। सबसे पहला है आपका विजुअलाइज करना यानी कि चीजों को देखना, यानी कि हम क्या करते हैं कि उनके शेप के आधार पे जो है उनको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है। दूसरा है आपका एनालिसिस यानी कि विश्लेषण करना, यह आपका दूसरा स्तर है। ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज को समझते हैं। तीसरा है आपका एब्स्ट्रैक्ट यानी कि चीजों को समझना और उनके बीच रिलेशन स्टैब्लिश करना। ठीक है। चौथा है आपका डिडक्शन, ये आपका फोर्थ लेवल है। और अंत में आपका क्या है तो आपको रिगर। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एनालिसिस करते हैं थ्योरम वगैरह को। तो ये आपके लेवल्स हैं, बेन हीले की थ्योरी है, इंपॉर्टेंट है और इसको आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न इसी पे बेस्ड है। कह रहा है कि वेन हीले के अनुसार यदि एक बच्चा आकृति को उनके दिखावट के स्तर आधार पर वर्गीकृत करता है तो वो किस स्तर पर है? तो अभी जस्ट मैंने आपको समझाया कि ये कौन सा स्तर है, तो आप कहेंगे विजुअलाइज करना। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न सवाल नंबर 20 देखेंगे। प्राथमिक कक्षा में यानी कि प्राइमरी लेवल पे मापन, मेजरमेंट पढ़ाते समय शिक्षक को पहले क्या उपयोग करना चाहिए? जब हम लोग प्राइमरी लेवल पे उनको मेजरमेंट मापना सिखाते हैं तो एक टीचर को क्या यूज करना चाहिए ताकि बच्चे उसको अच्छे से समझ पाए? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। मानक इकाई जैसे कि आपका सेंटीमीटर हो गया, मीटर हो गया, या फिर अमानक इकाई जैसे कि आपका हाथ हो गया, कदम हो गया, पंजा हो गया। ऑप्शन नंबर सी कहता है सीधे उनको सूत्र बता दो, फॉर्मूला बता दो। या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है उनको जटिल पैमाने दो, कॉम्प्लेक्स स्केल्स दो। तो जब हम लोग प्राइमरी लेवल पे बच्चों को मैथ्स पढ़ाते हैं तो हमको कोशिश करना है कि वो डे टू डे लाइफ से कनेक्ट हो पाए। हाथ बताते हैं कि देखो भैया हमारे हाथ की लंबाई इतनी है, हम लोग कदम बढ़ाएंगे तो उसकी लंबाई इतनी होगी। यानी कि जो आपका नॉन स्टैंडर्ड यूनिट है, अमानक इकाई है, जैसे आपका हाथ हो गया, कदम हो गया, इन सब चीजों से हमको क्या सिखाना चाहिए? उनको मापन सिखाना चाहिए ताकि वो अपने आप को कनेक्ट कर पाए और उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो। दोनों बातें। ठीक है। आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 22 को देखेंगे।
सममिति यानी कि जो आपका सिमेट्री है, इसकी अवधारणा को पेश करने के लिए सबसे बेस्ट आपका एक्टिविटी कौन सा है? ऑप्शन देख लेते हैं। ब्लैक बोर्ड पर परिभाषा लिखना यानी कि डेफिनेशन लिखना। दूसरा ऑप्शन कहता है आपका पेपर फोल्डिंग यानी कि कागज को मोड़ना और स्याही के धब्बे की गतिविधि। ऑप्शन नंबर सी कहता है पाठ्य पुस्तक से प्रश्न हल कराना, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है बच्चों को रटने के लिए कहना। तो देखिए, रटना कभी भी एक अच्छा मेथड नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाना, वो भी प्राइमरी लेवल पे, इज नॉट अ गुड थिंग। और सीधा डेफिनेशन लिख देंगे तो बच्चे बोर हो जाएंगे। हम क्या करेंगे, पेपर फोल्ड करके उनको समझाएंगे, स्याही की हेल्प से, और अलग अलग टीएलएम हो सकते हैं। ये सिमेट्री सममिति पढ़ाने का बेस्ट तरीका है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 22 को देखेंगे। पैटर्न्स को पहचानना प्राथमिक स्तर पर महत्वपूर्ण है क्योंकि, तो पैटर्न पहचानना क्यों इंपॉर्टेंट है? ऑप्शंस देख लेते हैं। क्योंकि इससे बच्चे व्यस्त रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी कहता है कि यह बीज गणित यानी कि अलजेब्रा की नींव रखता है। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि यह चित्र बनाने में मदद करता है। और ऑप्शन नंबर डी कहता है कि यह केवल समय बिताने का तरीका है। तो देखिए, समय बिताने का तरीका, हम लोग क्लास में टाइम पास नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर सी कहता है चित्र बनाना, तो चित्र के लिए ड्राइंग की क्लास है। बिजी तो बच्चे किसी भी चीज में हो सकते हैं, उनको हम लोग खेल भी खिला देंगे तो वो बिजी ही रहेंगे। लेकिन पैटर्न को हम लोग प्राइमरी लेवल पे क्यों समझाता है? क्योंकि यह बीज गणित यानी कि अलजेब्रा की नींव रखता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 22। आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 23 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि ब्लूम के वर्गीकरण यानी कि ब्लूम टेक्सोनॉमिक थ्योरी में संज्ञानात्मक क्षेत्र का उच्चतम स्तर क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। ज्ञान यानी कि नॉलेज। ऑप्शन नंबर बी कहता है समझ यानी कि कॉम्प्रिहेंशन। ऑप्शन नंबर सी कहता है मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन। एंड ऑप्शन नंबर डी कहता है अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन। तो ब्लूम टेक्सोनॉमी से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके हम लोग सभी लेवल को भी समझेंगे इस क्लास में। 5 स्टार डाल दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक एक करके सभी चीजों को आइए समझते हैं इसको हम लोग ध्यान से। सबसे पहले मैं आपको चित्र दिखाती हूँ। यहाँ पे कहा गया है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र का उच्चतम स्तर क्या है। तो ये देखिए, ये ब्लूम का टेक्सोनॉमी है जिसमें ये सबसे पहला स्तर है और ये सबसे अंतिम स्तर है। सबसे पहला स्तर क्या कहते हैं? रिमेंबर यानी कि चीजों को याद करना। दूसरा क्या होता है? दूसरा जो आपका लेवल है उसमें हम लोग चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं। तीसरा जो इसका स्तर है उसमें हम लोग क्या करते हैं? चीजों को समझकर उसको अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं या फिर अपने पढ़ाई में अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये आपका तीसरा लेवल है। इसका जो चौथा लेवल है वो क्या है? चीजों को एनालाइज करना यानी कि विश्लेषण करना, जिसमें आप कंपेयर करते हो, ये सारी चीजें आती हैं। पांचवा होता है आपका इवैल्यूएट करना यानी कि मूल्यांकन करना। और जो इसका सबसे सर्वोच्चतम लेवल है, क्रिएट करना, जिसमें हम लोग खुद चीजों को डिजाइन करते हैं, विकास करते हैं, खोजते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, जनरेट करते हैं। ये सबसे हमारा उच्चतम स्तर है। तो ये हमने कंप्लीट ब्लूम की टेक्सोनॉमी को यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब यहाँ हमसे सवाल में पूछा गया था कि सबसे उच्चतम लेवल क्या है। तो सबसे उच्चतम लेवल कौन सा है? तो आप कहोगे सृजन करना, इवैल्यूएशन करना, मूल्यांकन करना, जो है वो आपका सर्वोच्च लेवल है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 24 को देखेंगे अपने स्क्रीन पे। जॉर्ज पॉलिया के अनुसार, देखिए सभी प्रकार के वैज्ञानिक के नाम जो भी गणित के लिए इंपॉर्टेंट है वो हमने डिस्कस कर लिया और सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। बाकी क्वेश्चन नंबर 24 की बात करूं अगर मैं, इसमें कहा गया है कि जॉर्ज पोलिया के अनुसार समस्या समाधान का पहला चरण क्या है। तो सीधे आपको लेके चलते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें चित्र देखते हैं। ये देखिए, ये आपका जॉर्ज पोलिया का प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये आपका पहला स्तर है, ये आपका दूसरा लेवल है, ये इसका तीसरा लेवल है और ये इसका चौथा लेवल है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम यानी कि समस्या को हम लोग क्या करते हैं? समझते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला लेवल है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? तो हम लोग जो है वो प्लान बनाते हैं, योजना बनाते हैं कि कैसे इस पे काम किया जाए। फिर इस प्लान को हम लोग कैरी आउट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और अंत में हम लोग जो है वो वापस जाके सोल्यूशन को देखते हैं। तो ये जॉर्ज पॉलिया का 4 स्तर है किसी भी समस्या को समझने के लिए। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो इसमें कहा गया है कि पहला स्तर कौन सा है। तो पहला स्तर कौन सा है? तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम को समझना, ये हमारा पहला स्तर है।
प्रॉब्लम को समझना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, बाकी डिवाइस अ प्लान, योजना बनाना दूसरा स्तर है, इसको कैरी करना, लागू करना योजना को, ये तीसरा स्तर है, और फिर पूछे मुड़ के देखना, ये आपका चौथा स्तर है। तो ये आपके 4 स्तर हैं जॉर्ज पॉलिया के हिसाब से। आगे बढ़ेंगे अपने अगले सवाल 20 नंबर 5 को देखेंगे अपने स्क्रीन पे। गणित में रचनावाद यानी कि जो आपका कंस्ट्रक्टिविज्म होता है, इसका मुख्य विचार क्या है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ज्ञान जो है वो शिक्षक से छात्र में स्थानांतरित होता है, ये है, या फिर ऑप्शन नंबर बी कहता है कि छात्र अपने स्वयं के ज्ञान का निर्माण सक्रिय रूप से करते हैं, ऑप्शन नंबर सी कहता है कि सीखना केवल रटने से होता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है कि गणित केवल प्रतिभाशाली बच्चों के लिए है। तो देखिए, कोई भी सब्जेक्ट हर कोई बच्चा शुरू से सीखता नहीं है, वो प्रैक्टिस करके ही, चीज़ों को समझ करके ही सीखता है। तो प्रतिभाशाली के लिए ही होना गणित ज़रूरी नहीं है, रटना किसी भी सब्जेक्ट में मना ही है, फिर तो ये गणित है। बाकी यहाँ पे रचनावाद की बात करी गई है, तो यहाँ पे टीचर से स्टूडेंट में नॉलेज नहीं जाएगा। रचना का मतलब क्या होता है कि हम जब खुद अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, यानी कि छात्र अपने स्वयं के ज्ञान का निर्माण जब सक्रिय रूप से करते हैं, तो उसको हम लोग रचनावाद कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 26 को देखेंगे, होपफुली आपको समझ आया होगा। अगेन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 यानी कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा की बात करी गई है, ये किस बात पर जोर देती है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है हमारा कि गणित रटने पर आधारित होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी कहता है कि केवल सूत्रों तक आधारित होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी कहता है कि जो गणित है वो बच्चों के वास्तविक जीवन के अनुभवों से आपका कनेक्ट होना चाहिए, जबकि ऑप्शन नंबर डी कहता है कि गणित केवल उच्च वर्गों के लिए है। ठीक है, तो रटना मना किया है एनसीएफ 2005 ने। फॉर्मूला बेस्ड भी नहीं होना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए, केवल उच्च वर्ग के लिए होना चाहिए, ये भी गलत है। गणित क्या करता है, गणित की जो शिक्षा है वो बच्चों के वास्तविक जीवन के अनुभवों से कनेक्ट होना चाहिए, ताकि बच्चे रियल लाइफ से अपनी पढ़ाई को कनेक्ट कर पाए, चीज़ों को समझ पाए बेहतर तरीके से, और उसमें इंटरेस्ट जगा पाए, ताकि वो आगे, जब वो आगे हायर क्लासेस में जाएंगे तो वो चीज़ों को इंटरलिंक करके पढ़ें, इंटरेस्ट के साथ पढ़ें, बोर फील ना करें। तो ये एनसीएफ 2005 कहता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे। ह्यूरिस्टिक विधि, ह्यूरिस्टिक विधि क्या होता है, ये आपसे सवाल में पूछा गया है। तो देख लेते हैं इसके ऑप्शन को। ऑप्शन नंबर ए कहता है आपका, यहाँ पे कहता है कि मैं याद करता हूँ, ऑप्शन नंबर बी कहता है मैं खोजता हूँ, ऑप्शन नंबर सी कहता है मैं सुनता हूँ, और ऑप्शन नंबर डी कहता है मैं लिखता हूँ। तो ह्यूरिस्टिक मेथड क्या है? तो देखिए, याद करना तो मैथ्स में नहीं है, सुनना भी मैथ्स में नहीं है, लिखना भी नहीं है। मैथ्स क्या है? फाइंड करना है, फाइंड आउट द वैल्यू। मैं खोजता हूँ, आई फाइंड आउट, दिस इज द ह्यूरिस्टिक मेथड। इंपॉर्टेंट सवाल था, यहाँ से भी प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, तो ये सवाल भी इंपॉर्टेंट था, याद कर लीजिए इसको। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे। गणित कक्षा में भूमिका निर्वाह यानी कि जो आपका रोल प्ले होता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस देख लेते हैं। कक्षा में शोर मचाना, तो ये गलत है। बच्चों का मनोरंजन करना, तो एंटरटेन करने के और भी कई सारे तरीके हैं। रोल प्ले हम लोग क्यों करते हैं? ताकि वास्तविक जीवन की स्थितियों, जैसे कि बाजार, खरीद फरोख्त के माध्यम से गणित सिखाना। या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है टीचर को आराम देना। तो टीचर को आराम नहीं, बल्कि प्ले वे मेथड में, रोल मेथड में टीचर को ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। देखिए, ये क्या होता है रोल प्ले मेथड, आप कैसे करवा सकते हो? मान लो कि एक बच्चा कुछ सेल आउट कर रहा है, बेच रहा है, कई सारे बच्चे जाके वहां पे सामान खरीद रहे हैं, तो पैसों का लेन देन, जोड़ घटाओ, ये एक आपका रोल प्ले मेथड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप बच्चों को, क्लास को इंटरेस्टिंग बना सकते हो, बच्चों को अवेयर कर सकते हो, बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हो, और बच्चों का ध्यान आकर्षित कर सकते हो। तो ये मैथ्स पढ़ाने का बेस्ट मेथड है, रोल प्ले मेथड इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट मेथड। बाकी आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर अच्छी गणित की पाठ्य पुस्तक की विशेषता क्या होनी चाहिए? यानी कि प्राइमरी लेवल पर अगर कोई मैथ्स की बुक होती है तो उसकी क्या खासियत होनी चाहिए, क्या विशेषता होनी चाहिए? ऑप्शंस देख लेते हैं। इसमें बहुत अधिक अमूर्त अवधारणाएं होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी कहता है कि अवधारणाओं का परिचय दैनिक जीवन के संदर्भ के माध्यम से होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी कहता है कि यह केवल
हल किए गए उदाहरणों से होना चाहिए, यानी कि सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है कि इसमें चित्र बिल्कुल नहीं होने चाहिए। तो देखिए चित्र को जरूर ऐड करना चाहिए, इससे चीजें इंटरेस्टिंग होती हैं। ठीक है, केवल क्वेश्चन सॉल्व कराने से कुछ नहीं होगा, हमको क्या करना होगा, उसमें अवधारणाओं का परिचय जो आपकी डेली लाइफ से कनेक्टेड चीजें होती हैं उसके माध्यम से देना चाहिए, ताकि बच्चों को चीजें बेहतर तरीके से समझ आना चाहिए। तो प्राइमरी लेवल पर जब हम कोई चीज समझाते हैं तो हमें कोशिश करना है कि उनको डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करके समझाएं, पढ़ाएं, सिखाएं, ताकि वो चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाएं और उसको इम्प्लीमेंट भी कर पाएं। और जब पढ़ाई को बच्चा अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट कर लेता है तो उसका इंटरेस्ट भी अपने आप ही बिल्डअप हो जाता है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है जब भी आप भविष्य में शिक्षक बनेंगे। होपफुली आप सभी को ऑल द बेस्ट, आप सभी आगे चल के जॉब लें, शिक्षक बने, और जब आप क्लास में जाएं तो बच्चों को इसी तरीके से पढ़ाएं। ठीक है, सवाल नंबर 30 को देखेंगे। संकल्पना मानचित्र यानी कि कॉन्सेप्ट मैपिंग गणित में क्यों उपयोगी है? ऑप्शंस देख लेते हैं। यह अवधारणाओं के बीच संबंध दिखाने वाला पदानुक्रमित जाल है, यानी कि हायरार्किकल नेटवर्क है। ऑप्शन नंबर बी कहता है कि यह केवल रटने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि यह केवल शिक्षक द्वारा बनाया जाना चाहिए। या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका कि इसका प्राथमिक स्तर पर कोई उपयोग नहीं है। तो ये जो आपका संकल्पना मानचित्र है, कॉन्सेप्ट मैपिंग है, तो बिल्कुल इसका प्राइमरी लेवल पे भी यूज है। ये बच्चों द्वारा भी बनाया जा सकता है, रटने में ये मदद नहीं करता, रटना भी नहीं चाहिए किसी चीज को। ये क्या करता है, तो ये आपके कॉन्सेप्ट्स के बीच जाल को दिखाता है, पदानुक्रमित सीक्वेंस वाइज संबंध दिखाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 31 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। चौपड़ या टेसलेशन यानी कि प्राथमिक पाठ्यचर्चा का हिस्सा है क्योंकि यह मदद करता है। तो ये आपका चॉपर और टेस्लेशन ये भी आपका टीएलएम ही है एक तरीके से, तो ये भी आपको प्रश्न ध्यान रखना है। देखिए सवाल सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जिसमें मैं स्टार मार्क कर देती हूँ, कई बार मैंने ये चीज बोला है आपको, और आप भी सुन सुन के बोर हो गए होंगे अगर आप शुरू से कनेक्ट होंगे, हमसे कनेक्ट होंगे। तो मैं आपको कई बार बताया है कि देखिए क्वेश्चन के सारे लेवल इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिसमें मैं स्टार मार्क कर देती हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उस क्वेश्चन को तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, पढ़ के जाना है, समझ के जाना है, फिर देखिए कैसे आपके अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। तो यहाँ पे कहा है कि चौपड़ या फिर टेस्लेशन प्राथमिक पाठ्य चर्चा का हिस्सा है क्योंकि यह मदद करता है। किस चीज में मदद करता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। 3D आकृतियों का आयतन निकालने में। तो देखिए अगर आपको नहीं भी पता होगा कि चौपड़ का क्या काम है या फिर टेस्लेशन का क्या काम है, तो आप समझ के इसका आंसर जो है वो दे सकते हो। अच्छा ये बताओ कि क्या हम प्राइमरी लेवल पे मैथ्स पढ़ेंगे? बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। तो ये मतलब ये जो इस तरीके के सवाल होते हैं 3D फिगर वाले, आयतन वगैरह निकालना, तो ये तो हम लोग 9th-10th में पढ़ते हैं। बीज गणित इसकी भी शुरुआत ऑलमोस्ट आपका जो अच्छे लेवल का होता है वो 9th-10th से ही होता है। ये हम लोग क्यों करते हैं? ताकि बच्चों की जो स्थानिक समझ है यानी कि जो स्पेटियल अंडरस्टैंडिंग है उसमें विकास हो सके। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, बाकी गणना तेज करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए भी बहुत सारे तरीके हैं, तो आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 32 देखेंगे। ज्यामिति शिक्षण में विश्लेषणात्मक विधि यानी कि एनालिटिकल मेथड का क्या मतलब है? ऑप्शन देख लेते हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना। ऑप्शन नंबर बी कहता है अज्ञात से ज्ञात की ओर जाना। ऑप्शन नंबर सी कहता है केवल रटना। या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका बिना तर्क के निष्कर्ष निकालना। तो विश्लेषणात्मक विधि का क्या मतलब है? तो आप कहोगे कि इसका मतलब होता है आपका अज्ञात से ज्ञात के जाना, यानी कि चीजों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के समझना और फिर आप उस चीजों को जान पाओगे। तो ये आपका विश्लेषणात्मक मेथड है गणित के अंदर, ज्यामिति शिक्षण के अंदर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। क्या 5+3 8 होता है? यह किस प्रकार का प्रश्न है? ऑप्शंस देख लेते हैं। खुले सिरे वाला प्रश्न। ऑप्शन नंबर बी कहता है बंद सिरे वाला प्रश्न। ऑप्शन नंबर सी कहता है विश्लेषणात्मक प्रश्न, यानी कि ऑप्शन नंबर डी कहता है निबंधात्मक प्रश्न। तो ये देखिए ये निबंध नहीं होगा, विश्लेषण भी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग केवल कैलकुलेट कर रहे हैं। खुले सिरे वाला प्रश्न तब होगा जब इसके बहुत सारे उत्तर होंगे और हर उत्तर अलग होगा, तो ये भी गलत होगा। 5+3 को जोड़ने पे बिल्कुल इसका उत्तर 8 ही होता है, हाँ ना में जवाब होगा। यानी कि ये आपका क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, किसी से भी पूछोगे तो सबका उत्तर सेम होगा, यानी कि दिस इज द क्लोज एंडेड क्वेश्चन, बंद सिरे वाला प्रश्न है।
ठीक है। आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 34 को देखेंगे। गणित कक्षा में बच्चों की भ्रांतियों यानी कि जो मिसकंसेप्शंस होता है, इसको कैसे दूर किया जाना चाहिए। ऑप्शंस देख लेते हैं, उनको अनदेखा कर कर। ऑप्शन नंबर बी कहता है कि बार बार वही सवाल रटवा कर। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि मूर्त सामग्रियों का उपयोग करके सही अवधारणाओं का निर्माण करवा कर, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है उन्हें कक्षा से बाहर निकाल कर। तो देखिए, बच्चों को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, अनदेखा नहीं करना चाहिए, बार बार रटवाना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, मूर्त सामग्रियों का इस्तेमाल करेंगे ताकि उनमें सही कॉन्सेप्ट उनके अंदर निर्माण हो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 34। आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 35 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। एक बच्चा है जो कि 35 + 24 को 509 लिखता है, तो इसका कारण क्या हो सकता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। देखिए, पहले इसने इसको लिखा कैसे है वो हम लोग समझ लेते हैं। तो 35 में जब हम लोग 24 जोड़ते हैं तो इसने क्या किया, 5 + 4 9 लिख दिया है, ठीक है। और उसके अलावा इसने क्या किया है, तो आप कहोगे कि 3 + 2 5 कर दिया है, और यहाँ पे एक जीरो कहाँ से आया ये इसको पता नहीं है। तो ये कहाँ से आया ये हमें नहीं पता। तो ऑप्शंस देख लेते हैं कि क्या नहीं है। बच्चों को गणित पसंद नहीं है, तो भाई अगर गणित पसंद नहीं होगा तो वो गलत भी नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर बी कहता है कि बच्चों में स्थानीय मान की समझ नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, यहाँ 2 अंक में उत्तर आता, इसने 3 अंक में उत्तर ला दिया है, यानी कि उसको प्लेस वैल्यू की समझ नहीं है, स्थानीय मान की समझ नहीं है। बाकी बच्चा ध्यान नहीं दे रहा, ये गलत बात है, और जानबूझकर गलती नहीं करेगा, ये भी गलत उत्तर है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 को देखेंगे। गणितीय खेल और पहेलियां मदद करती हैं किस चीज में। तो ये मदद करती हैं आपकी, ऑप्शंस देख लेते हैं। गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में, यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग में। ऑप्शन नंबर बी कहता है केवल समय बर्बाद करने में। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि बच्चों को भ्रमित करने में। या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका कक्षा में अनुशासनहीनता फैलाने में। तो देखिए, ये गलत है आपका। इससे बच्चे भ्रमित भी नहीं होते, टाइम भी वेस्ट नहीं होता। इसमें क्या होता है कि बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं और गणित के प्रति एक पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 36। आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 37 देखेंगे। गणित के शिक्षक की भूमिका मुख्य रूप से क्या होनी चाहिए। ऑप्शंस देख लेते हैं। एक तानाशाह की। ऑप्शन नंबर बी कहता है ज्ञान का एकमात्र स्रोत होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी कहता है एक सुविधा दाता यानी कि फैसिलिटेटर और मार्गदर्शक की। और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका केवल परीक्षा लेने वालों की। तो गणित के शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए, तो वो एक मार्गदर्शक की तरह होना चाहिए, यानी कि जब आपको प्रॉब्लम हो तो आपको गाइड करें। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 ऑन द स्क्रीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ट्रिपल स्टार 5 स्टार मार्क कर लेते हैं, 7 स्टार मार्क कर लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, ये जो आपका पियाजे है, ये शिक्षा शास्त्र में इनके कॉन्सेप्ट से, इनकी थ्योरी से जरूर से प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो सीजीपी हो या किसी भी सब्जेक्ट का। तो कहा गया है कि पियाजे के हिसाब से प्राथमिक विद्यालय का बच्चा गणित सीखते समय किस अवस्था में होता है। ठीक है, तो जब हम लोग प्राइमरी लेवल पे बच्चों को गणित सिखाते हैं तो उसका क्या होता है, तो आप कहोगे जब प्राइमरी लेवल पे बच्चे सीखते हैं तो पहली क्लास में आपका वो 6 साल में एडमिशन होगा, दूसरी क्लास में आपका 7 साल में, और लगभग दूसरी क्लास से आपकी जो गणित है वो शुरू हो जाती है। तो लगभग आपका 7 से 11-12 साल तक की एज का होगा, है ना। लेकिन आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी एज में होता है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है संवेदी गामक अवस्था यानी कि सेंसरी मोटर। ऑप्शन नंबर बी कहता है प्री ऑपरेशनल यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर सी कहता है मूर्त संक्रियात्मक यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका फॉर्मल ऑपरेशन यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक। तो चलिए इसके पियाजे की कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए, ये पियाजे का 4 स्टेज है आपका संज्ञानात्मक विकास की। ये आपका सबसे पहला स्टेज है जिसमें बच्चा छोटा है, जिसको हम लोग सेंसरी मोटर यानी कि संवेदी गामक कहते हैं। इसकी जो एज है वो आपकी 0 से 2 साल होती है। और इसमें क्या होता है, तो बच्चा क्या करता है, सिंबल्स देख के, चीजों को देख कर, हाथ पैर हिला के चीजों को समझता है। दूसरा जो आपका स्टेज है वो आपका है प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी कि 2 से 7 साल का बच्चा।
इसमें क्या होती है कि बच्चों की मेमोरी डेवलप होती है, बच्चे लैंग्वेज सीखते हैं, भाषा सीखते हैं और कल्पना करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये दोनों स्टेज तो पहले ही हट गए, क्योंकि इन दोनों स्टेज में बच्चा गणित नहीं पढ़ेगा। यानी कि आपका संवेदात्मक ये आपका पहला स्टेप है और ये आपका प्री ऑपरेशनल दूसरा स्टेप है। तो ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। आगे देखते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, यानी कि जिसको हम लोग मूर्त संक्रियात्मक कहते हैं। 7 से 11 साल में बच्चा इस एज में जाता है और इसमें बच्चा क्या करता है, लॉजिक लगाना शुरू करता है। ठीक है, और अंतिम है आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि 12 साल से ऊपर, जिसमें बच्चा क्या करता है कि आगे की चीजों को तैयार करता है। तो देखिए प्राइमरी लेवल पे बच्चा कौन से स्टेज पे होगा, तो अब आप समझ गए होंगे प्राइमरी लेवल का बच्चा तीसरे स्टेप पे होगा, है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये तीसरी अवस्था है और ये चौथी अवस्था है। तो तीसरी अवस्था 7 से 11 साल मूर्त संक्रियात्मक, जिसमें बच्चा जो है वो गणित सीखता है प्राइमरी लेवल पे। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए आप आसानी से बता पाओगे। हमने चारों स्टेज जो है वो डेवलप कर लिया है, समझ लिया है, पढ़ लिया है, सीख लिया है। पियाजे इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्वेश्चन ऑफ पेडागोजी, चाहे वो सीडीपी हो, मैथ्स की हो, एसएसटी की हो, किसी भी सब्जेक्ट की हो। पियाजे के सवाल से, पियाजे के कॉन्सेप्ट से जरूर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जरूर से याद करना है। चारों स्टेज ध्यान रखिए और सभी अवस्थाएं ध्यान रखिए। बाकी हम लोग आगे बढ़ेंगे, बहुत समय दे दिया इस क्वेश्चन को। अगले प्रश्न को देखेंगे, सवाल नंबर हमारा 39 ऑन द स्क्रीन। 39 नंबर का आपका सवाल कहता है, यहाँ पे कहा गया है कि जो आपका लेव वायोत्स्की है, इसका भी आपका इंपॉर्टेंट है। कहता है आपका लेव वायोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार गणित सीखने में सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है। ऑप्शंस देख लेते हैं। अकेलापन, ऑप्शन नंबर बी कहता है सामाजिक अंतःक्रिया यानी और सहकर्मी सीखना। ऑप्शन नंबर सी कहता है अनुवांशिकता, यानी कि आपकी जो हेरिडिटी होती है। और ऑप्शन नंबर डी कहता है सख्त अनुशासन, यानी कि हाई डिसिप्लिन। तो देखिए ज्यादा आप बच्चों में कड़क बनेंगे तो भी बच्चे नहीं सीख पाएंगे। कोई भी बच्चा पेट से नहीं सीख के आता है तो अनुवांशिकता भी नहीं होगा। अकेलापन, दिस इज ऑल्सो नॉट अ गुड मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। ये क्या होता है, सोशल इंटरेक्ट करना, सहकर्मी से सीखना, ये एक बेस्ट मेथड है लेव वाइगॉत्स्की के हिसाब से। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल बनता है और इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब बनता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 40। देखते ही देखते हम 40वें नंबर के सवाल पे पहुंच गए और एक एक क्वेश्चन चुन के, सिलेक्टिव क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अच्छे से एक एक क्वेश्चन को पढ़ लेना है। फिर क्या, शिक्षा शास्त्र यानी कि पेडागोजी का जो भी सवाल आपसे आएगा प्रश्न में, आपके एग्जाम में, वो आप बहुत ही आसानी से कर पाओगे, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और जो आपने नहीं भी पढ़ा तो बहुत सारी चीजें आपने पढ़ ली हैं, तो जो लेफ्ट ओवर है वही उसका आंसर होगा। तो इस तरीके से आप एलिमिनेट करके भी उत्तर तक पहुंच पाओगे, है ना। आफ्टर ऑल आपको 90 प्लस मार्क्स स्कोर करना है। और बात करेंगे यहाँ पे हम लोग सवाल नंबर 40 की। तो गणित में निदानात्मक परीक्षण, यानी कि जो आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, इसका उद्देश्य क्या है। तो देखिए, पहले कोई समस्या होगी तो हम लोग क्या करेंगे, तभी उसका निदानात्मक परीक्षण करेंगे, निदान करेंगे। तो इसका क्या उद्देश्य है, ऑप्शंस देख लेते हैं। बच्चों की कमियों और सीखने की कठिनाइयों का पता लगाना। ऑप्शन नंबर बी कहता है बच्चों को रैंक देना। ऑप्शन नंबर सी कहता है माता पिता को शिकायत करना। या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका रिपोर्ट कार्ड भरना। तो ये जो आपका निदानात्मक परीक्षण है, डायग्नोस्टिक टेस्ट है, इसका उद्देश्य आपका रिपोर्ट कार्ड भरना नहीं है, माता पिता को शिकायत करना भी नहीं है, और रैंक देना तो कतई नहीं है। इसका क्या उद्देश्य होता है, क्या ऑब्जेक्टिव होता है, तो आप कहोगे कि बच्चों की कमियों की और सीखने में जो भी उनको प्रॉब्लम्स होती हैं उनका पता लगाना। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 40। आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 41 को देखेंगे। डेटा हैंडलिंग का परिचय प्राथमिक स्तर पर क्यों दिया जाता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। सांख्यिकीविद, यानी कि जो आपका स्टैटिशियन होता है बनाने के लिए, तो हम लोग प्राइमरी लेवल पर डिसाइड नहीं करेंगे कि बच्चे क्या बनेंगे। ऑप्शंस नंबर बी देखेंगे, सूचना एकत्र करने, छांटने और निष्कर्ष निकालने की समझ विकसित करने के लिए।
ऑप्शन सी कहता है कि मुश्किल गणनाएं कराने के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है ज्यामिति सिखाने के लिए। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो आपका होने वाला है कि यहाँ पे हम लोग बच्चों को क्यों सिखाते हैं डेटा हैंडलिंग, ताकि वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सके, छांट सके और उसमें निष्कर्ष निकालने की समझ विकसित हो। इसलिए हम लोग डेटा हैंडलिंग को प्राइमरी लेवल पे इसका परिचय करवा देते हैं बच्चों से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखिए बच्चों के लेवल के हिसाब से भी सवाल बनाए जाते हैं। बाकी क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। गणितीय संचार यानी कि मैथमेटिकल कम्युनिकेशन से क्या तात्पर्य है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। गणित की समस्याओं को जल्दी हल करना, तो ये कोई बात नहीं है। ऑप्शन नंबर बी कहता है गणितीय सोच को व्यवस्थित यानी कि अरेंज मेथड से समेकित समेकित और व्यक्त करने की क्षमता के लिए। ऑप्शन नंबर सी कहता है बिना समझे सूत्र याद करना, तो फॉर्मूला याद करना इज नॉट अ गुड थिंग। और कक्षा में जोर जोर से पहाड़े बोलना, इससे भी क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो आपका मैथमेटिकल कम्युनिकेशन से क्या मतलब है, तो बच्चों में गणितीय सोच को व्यवस्थित, समेकित और व्यक्त करने की क्षमता को विकसित करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 43 देखेंगे। प्रोजेक्ट विधि, भाई कितनी बार ये सवाल पूछ लिया मुझे तो याद नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रोजेक्ट मेथड के जनक कौन माने जाते हैं, फादर कौन माने जाते हैं, तो कई बार मैंने आपको बताया है, W.H. किलपैट्रिक is the father of project method. This is the option number B will be the correct answer. आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 44 देखेंगे। संख्या बोध यानी कि नंबर सेंस का विकास करते समय किस कौशल की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। पदानुक्रमिक समावेशन यानी कि हायरार्किकल इंक्लूसिव। ऑप्शन नंबर बी कहता है एक से एक संगति यानी कि 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। ऑप्शन नंबर सी कहता है संख्याओं का रट्टा मारना यानी कि रोट मेमोराइजेशन। और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका क्रमबद्धता यानी कि सीरिएशन। तो जब नंबर का सेंस विकास होता है बच्चों में, तो किस कौशल की आवश्यकता नहीं होती है, नेगेटिव है यहाँ पे। तो किस चीज का हम लोग आवश्यकता नहीं करते हैं, तो चीजों को रटने की। रटने के लिए किसी भी सब्जेक्ट में मनाही है, फिर तो ये गणित है, प्रैक्टिकल सवाल है, तो इसकी डिनाई किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर है। तो अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर आपको समझना है क्वेश्चन को कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, फिर आप ऑप्शन को पढ़ोगे, फिर आप जो नहीं भी याद रहेगा वो भी आपको समझ के आ जाएगा। सवाल नंबर 45 देखेंगे। प्राथमिक कक्षा में मानसिक गणित यानी जो आपका मेंटल मैथ होता है, इसकी गतिविधियों में क्या भूमिका है। ऑप्शंस देख लेते हैं। गणना कौशल और गति को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर बी कहता है केवल शिक्षक का काम करना, काम कम करना। ऑप्शन नंबर सी कहता है पेन और पेपर का उपयोग बढ़ाना, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है आपको बच्चों को भ्रमित करना, कंफ्यूज करना। तो देखिए कोई भी एक्टिविटी बच्चों को भ्रमित करने के लिए नहीं क्या करी जाती। पेन और पेपर के उपयोग के लिए हम लोग लिखते हैं, माइंड में कैलकुलेट नहीं करते। इससे टीचर का काम भी कम नहीं होता है। ये क्यों किया जाता है, ताकि आप की जो कैलकुलेशन स्किल्स है और जो उसकी स्पीड है उसको बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि हम लोग मन ही मन कैलकुलेट करते हैं। कई सारे स्कूल्स होते हैं जहाँ पे मेंटल मैथ्स कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं, ताकि बच्चों में इस चीज की स्पीड को मेंटेन किया जा सके, बच्चे गणना कौशल को, कैलकुलेटिंग स्किल्स को समझें और जल्दी से उत्तर देने की कोशिश करें। ठीक है, बाकी बात करेंगे सवाल नंबर 46 की। एनसीएफ 2005 के हिसाब से गणित की पाठ्य चर्चा कैसी होनी चाहिए। तो एनसीएफ 2005 यानी कि जो आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, इससे संबंधित भी हमने सभी प्रकार के क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। तो इसका पाठ्य चर्चा कैसा होना चाहिए, सिलेबस कैसा होना चाहिए, महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण। ऑप्शन नंबर बी कहता है केवल सूत्रों पर आधारित यानी कि फॉर्मूला बेस्ड। ऑप्शन नंबर सी कहता है अत्यधिक कठिन। और ऑप्शन नंबर डी कहता है केवल शिक्षकों के समझने योग्य। तो यहाँ पे टीचर सेंटर को खत्म किया गया है। बहुत हार्ड होगा तो बच्चे नहीं समझेंगे। फॉर्मूला बेस्ड होने से भी कुछ नहीं होगा। कैसा होना चाहिए, आप कहोगे महत्वाकांक्षी होना चाहिए, सुसंगत होना चाहिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण होना चाहिए। सवाल नंबर 47 देखेंगे। गणित चिंता यानी कि मैथ एंजाइटी का प्रमुख कारण क्या हो सकता है। ऑप्शन देख लेते हैं। गणित की प्रकृति और शिक्षण का कठोर तरीका। ऑप्शन नंबर बी कहता है कक्षा में खेल कूद। ऑप्शन नंबर सी कहता है टीएलएम का अत्यधिक उपयोग। और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका सहपाठी के साथ पढ़ना। तो चिंता कब बन जाता है गणित, तो आप कहोगे जब वो
यहाँ पे सहपाठी के साथ पढ़ेगा तो बच्चा इंटरेस्ट लेके पढ़ेगा। टीएलएम का जितना ज्यादा यूज होगा उतना ही अच्छा होगा। खेल कूद कराएंगे, प्ले वे मेथड कराएंगे तो बच्चा इंटरेस्ट लेगा। तो चिंता किससे होगी बच्चों को, तो आप कहेंगे गणित की जो नेचर होता है और टीचिंग का जो मेथड अगर कठोर हुआ, हार्ड मेथड हुआ टीचिंग का, तो बच्चे को एंजाइटी हो जाएगी, चिंता हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 48 को देखेंगे। कहा है कि यदि एक छात्र गणित में लगातार कम अंक ला रहा है तो एक शिक्षक के रूप में आपका पहला कदम क्या होगा। ठीक है, यानी कि आपकी क्लास का कोई बच्चा अगर मैथ्स में लगातार कम नंबर ला रहा है तो आप क्या करोगे। ऑप्शन देख लेते हैं। उसे डांटना, तो वही किसी को डांटना गलत है। निदानात्मक परीक्षण यानी कि डायग्नोस्टिक टेस्ट के माध्यम से कारण का पता लगाना कि भाई बच्चों को गलती कहाँ पे हो रही है, क्या कमी रह गई बच्चे में। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि उसको ट्यूशन लेने के लिए कहना, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है उसे कक्षा की पिछली सीट पर बैठाना। तो देखिए, कमजोर बच्चों को हमेशा फ्रंट सीट पे बैठाना चाहिए, तो ये गलत होगा। ट्यूशन के लिए हम लोग नहीं कहेंगे, क्योंकि भाई हम भी तो पढ़ा रहे हैं, हम भी तो टीचर हैं, तो फिर उनको अलग से हम लोग ट्यूशन के लिए क्यों कहेंगे। हम क्या करेंगे, निदानात्मक परीक्षा करेंगे, यानी कि पता लगाएंगे कि कहाँ जो है वो कमी रह रही है, ताकि बच्चे अपनी गलतियों को सुधारे और सही नंबर लाए। ठीक है, हालांकि अच्छे नंबर स्कोर करना डजंट मीन दैट यू आर गुड इन स्टडी, बट ये पैमाना है तो चलिए ठीक है, हम लोग इसी को मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। पोर्टफोलियो गणित के मूल्यांकन में कैसे मदद करता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। यह छात्र के कार्य और समय के साथ उसकी प्रगति का संग्रह है। ऑप्शन नंबर बी कहता है यह केवल शिक्षक की डायरी है। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि यह विद्यालय का उपस्थिति रजिस्टर है, यानी कि अटेंडेंस शीट है। ऑप्शन नंबर डी कहता है कि यह एक प्रकार का परीक्षा का पेपर है। तो पोर्टफोलियो क्या है, तो आप कहोगे कि एक तरीके का बॉक्स होता है जिसमें बच्चे का कंप्लीट उनके बारे में जानकारी होती है, कार्य के साथ, किस समय के साथ उसने क्या प्रगति की है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर है। और आज के अंतिम सवाल को देखेंगे। कक्षा में एक छात्र कहता है कि 2D आकृतियों में आयतन होता है, यानी कि वॉल्यूम होता है, यह क्या दर्शाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। कि वह बहुत बुद्धिमान है। ऑप्शन नंबर बी कहता है कि उसे अवधारणात्मक भ्रांति है, यानी कि कॉन्सेप्चुअल मिसकंसेप्शन है। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि वह टीचर को परेशान कर रहा है, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका कि उसकी गणना क्षमता तेज है। तो जो भी आपकी 2D फिगर है, चाहे आपका वर्ग हो गया, आयत हो गया, त्रिभुज हो गया, या कुछ भी सर्कल हो गया, इसमें क्या होता है, तो इसमें बुद्धिमान का ये नहीं है। टीचर को परेशान करना भी उसका उद्देश्य नहीं हो सकता है। उसी कैलकुलेशन ये फास्ट है, ये कहीं से भी नहीं दिख पा रही है, उसको क्या है, तो कॉन्सेप्चुअल मिसकंसेप्शन है, यानी कि उसको अवधारणात्मक भ्रांति है। उसको ये नहीं पता कि जो आपका वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, वो केवल और केवल 3D आकृति में होता है। ठीक है, तो उसकी कॉन्सेप्ट जो है वो गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर है। तो इस क्लास को यहीं पे हमारे आज के टॉप इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, एक एक चीजें हमने कॉन्सेप्ट PYQ प्लस अपकमिंग जो एग्जाम है आपका 6 सितंबर, तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए इस क्लास को खत्म कर लिया। इसमें हमने संपूर्ण पेडागोजी को डिस्कस किया है। तो इसी के साथ क्लास को यही विराम लगाते हैं। बाकी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करना, क्लास को शेयर करना, और आगे ही ऐसे ही क्लासेस को कॉन्टिन्यूसली देख लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। धन्यवाद।